Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. और जैसा मैं बोलता आया हूँ, अगर पेपर वन कर रहा है परेशान, उसका मिलेगा समाधान कहाँ? टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ आपका टीचर और मेंटोर इस जर्नी में। और जैसा मैं वो कहता हूँ, अगर आप पहले से हमारी वीडियोस देखते हुए तो आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर वन की यूनिट्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी। ओके, शॉर्ट टर्म हम आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इस यूनिट के बारे में आपको कुछ डिस्कस करते हैं कहाँ पे, आज के मैटर में। वाह है बिकॉज मेरा यहाँ पे डिस्कशन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो यू शुड नो व्हाट टोटली इन इट। ठीक है, आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे लिए क्या क्या इसमें होगा, इस वीडियो में मेरे लिए क्या क्या फ़ायदे वाली चीज़ है। और यहाँ पे आपको सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ मिलेगी। यू वोंट बी यू वोंट बी फाइंडिंग एनी वेस्टफुल थिंग। कुछ भी आपको ख़राब नहीं मिलेगा, पूरा आपका टाइम का यूटिलाइजेशन मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। सी देखो, एक ये यूनिट जो है ना, यूनिट 8, इसको मैं एक अनप्रिडिक्टेबल यूनिट बोलता हूँ। वाई? बिकॉज देर इज़ नो सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। हर एक पेपर में, जब पेपर वन में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते दैट वी विल बी एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली और क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ऐसा नहीं है, बहुत ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए अब हमेशा बैक एंड फोर्थ क्या रहता है फॉर एन एस्पिरेंट, कि मुझे इसको कितना टाइम देना चाहिए और इसमें मेरे को कितने मार्क्स मिलने की, स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सी देखो, देर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन देयर स्कूल्स। और काफ़ी इन 11th and 12th as well there is an optional subject for computer, right? So very few students actually follow and study computer subject really carefully. What usually people do is they learn practicals and they are good to go ahead ki I know the practical knowledge, but the theoretical knowledge is particularly weak on their part. तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। अब किसी की जिसकी theoretical knowledge already, because they are very much interested or aligned to know about the technology, then their theoretical part is very much clear. अब प्रैक्टिकल भी आता है इसमें, आगे मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो पहला, अगर मैं इस यूनिट को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वैरायटी बहुत है इसमें, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरियस पैटर्न और सेट पैटर्न से आते हैं नहीं है। ठीक है, वैरायटी के बाद अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है रिलेटिवली लो मिलते हैं पेपर में। ठीक है, हार्डली यू कैन से 2 to 3 क्वेश्चंस। बहुत ही रेयर होता है कि इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और कभी कभार ये भी कम हो जाता है, 1 to 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट पे अगर मेरे को टाइम स्ट्रैटेजिकली, इफ़ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैं इस यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे जो उसका आउटकम है वो उतना नहीं मिल रहा, राइट? सो यू हैव टू स्मार्ट, यू हैव टू पिक योर ओन बैटल्स। अगर आप बैटल्स नहीं पिक करोगे, हाउ वुड यू एस इट, राइट? एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट in the moment believing in examination and then doing it right. और ये नहीं होता, there is nothing like someone who has read everything 100%, कभी भी नहीं होता। you can try your best, 100% syllabus is not possible because there is something, always a new edition, always something that will be a googly to you or a surprise to you। ठीक है, तो वो हमेशा एक एक्स फैक्टर रहता ही रहता है। ठीक है, दूसरी बात है प्रैक्टिकल। मैंने इसमें बताया कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हमारे कन्वर्जन कन्वर्जन जो होता है बाइनरी टू डेसिमल। अब क्या होता है, अगर आप वीडियोस देखोगे, कहीं से लर्न कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, सो देयर यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस की बाइनरी है, हेक्सा, हमारे हेक्सा टू ऑक्टागन। तो ये हमारे सारे के सारे बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दिखा देंगे, इतने रेलेवेंट है ही नहीं एग्जामिनेशन के लिए। आपके जितने भी कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट मैक्स टू मैक्स बाइनरी टू डेसिमल ही आते हैं। तो शुड आई डू रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स? यस, ओनली इफ यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप करो, नहीं है शॉर्ट ऑन टाइम, देन फोकस अपॉन दिस ओनली। ठीक है, तो आज के मैटर में हमने जैसे पहले यूनिट के बारे में डिफाइन करा कि यूनिट में एग्जैक्टली क्या क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है,
आज देखो मेरा सिंपल सिंपल सा है, हमारी हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है। तो हम वही करेंगे, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे टैकल करेंगे। टैकल करने का मेरा मतलब है कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसका आंसर पिक करना है, और आपको अपने लिए अपनी नोटबुक में आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी सही आंसर है उसको पिक करना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मैंने जितने हो सके वेराइटी टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस भी बहुत रैंडमली सिलेक्ट करे हैं, जिससे आपको पता लगे कि कितनी रैंडमनेस है इस यूनिट में, ठीक है। और आपको क्या क्या एग्जैक्टली इनमें से क्या क्या कवर करना चाहिए, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शन भी मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो आप, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी एन अटेंटिव लिसनर। पैसिव लिसनर हो गए कुछ भी नहीं होगा, पॉइंट नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ से जब भी वीडियो कंटिन्यू हो, स्टार्ट हो, आप पूरा फुल फोकस रखना, और पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टैंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। दो स्टेटमेंट है, और in the light of the above statement choose the correct answer from the option given below। आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है या सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और सेकंड ऑप्शन है कि दोनों ही फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन है कि एक फर्स्ट सही है सेकंड फॉल्स है। फोर्थ है फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड सही है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और इसमें आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस, ठीक है। हार्डवेयर रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एंड टैंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आपको साथ साथ हेल्प भी करा देता हूँ। अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है, बिकॉज मेरे को पहले स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना है, तभी मैं आंसर की तरफ पढ़ पाऊंगा कि सही है कि नहीं। देखो, हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल एंड टैंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, आपके कीबोर्ड हो गया, तो और आपका प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल है, टेंजिबल, आप इनको टच कर सकते हो, ठीक है। टेंजिबल होता है यू कैन टच देम, फील देम, ये हमारे फिजिकल टेंजिबल का पार्ट्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप उसे टच नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जैसे आपका विंडोज जो आपके लैपटॉप्स पे रन करता है, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। राइट, इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल। अगर विंडोज की बात करते हो तो विंडोज एक जनरल ओएस है, विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडोज 10, राइट, विंडोज 11। इज इट यूजर बेस्ड, वो मेरे लिए बनाया क्या, मैं नहीं बना सकता। माइक्रोसॉफ्ट इज सच अ ह्यूज कंपनी दैट दे वोंट बी टेकिंग माय ऑर्डर्स एंड मीटिंग माय रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होता, एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, और सेम केस ही मैक ओएस में होता है। मैक ओएस आपका मैकबुक में जो अप्लाई होता है। अब लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एप्पल ओएस और मैक ओएस अलग है। हाँ जी, एप्पल ओएस जो आपका आईओएस है, जो उनके मोबाइल डिवाइसेस के लिए, दैट इज बिट डिफरेंट देन मैक ओएस, बिकॉज जो इसमें रिक्वायरमेंट है टू रन थिंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम iOS, ठीक है। तो दोनों ओएस में डिफरेंट है, और ये आपका टेलर मेड नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट टेलर मेड, ठीक है। ये एक जेनरिक बेस्ड ही होता है। उसके बाद अगर जैसे आगे से बच्चों को क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, they can request to make few additions, few changes, but the core idea of the operating system remains same largely, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, इस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Kritika is making her science project presentation on friction using a presentation software। तो अब हमारा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ही है। शी वॉन्ट्स टू ऐड द फ्रेज प्रेजेंटेशन ऑन फ्रिक्शन एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। तो उसको एक फ्रेज ऐड करना है, प्रेजेंटेशन ऑन फ्रिक्शन एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, विच ऑप्शन शुड शी यूज। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन उसको यूज करना चाहिए, अगर उसको ये फ्रेज प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन हर पेज पे ऐड करना है, विच ऑप्शन, तो उसको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन से आपको पिक करना है, सही आंसर क्या होगा, राइट। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। मतलब आई होपफुली थिंक दैट यू गाइस वोंट गेट इट रॉन्ग, बिकॉज दीज आर लाइक इजियर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कि अब जैसे मैंने बोला कि आपने आईसीटी के बारे में बहुत पढ़ लिया, बट अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, दिस इज व्हाट यू कैन
actually answer without studying that much in depth, because you know about PowerPoint presentations, वर्ड भी पढ़ रखा है, तो आपको पता रहता है कि ये कैसे होगा, ठीक है। और बाकी आप बेसिक इंग्लिश भी पढ़ोगे ना, तो भी आप बता दोगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओके, तभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ टू थिंक अपॉन कि क्या इसका सही आंसर होगा, उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। बस हमेशा क्या होता है, आप अपना कॉमन सेंस जरूर यूज करो, स्टेटमेंट को पढ़ो, और मेजोरिटी ऑफ टाइम यू विल गेट योर आंसर्स राइट। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पजल आउट हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से उन्हें जो सही क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए उसको वो गलत कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, मैं ऑप्शंस पे थ्रू जाऊं, प्रोजेक्ट तो कुछ बनता नहीं है, बुलेट्स होते हैं आपके, पॉइंटर जो आपने बुलेट्स डाल रखे होते हैं। हेडर, हेडर जो है आपका बॉटम बनता है क्या कभी? हेडर मतलब होगा टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द पेज होगा आपका फुटर। हेडर एंड फुटर जो हमारा ऑप्शन होता है, आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाओगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा, तो उसमें हेडर एंड फुटर में जाओगे तो आप फुटर पे क्लिक करोगे, और उसके बाद जो भी आपको एक आइकन दिखेगा, आइकन पे वहाँ पे आपको अपना डायलॉग डालना है, मतलब एक मैसेज जो आप चाहते हो कि फुटर दिखे हर एक पेज पे या एक सिंगल पेज पे। तो उसके बाद आपने एक मैसेज लिखा जैसे प्रेजेंटेशन ऑन फ्रिक्शन, उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा अप्लाई टू दिस पेज और अप्लाई टू ऑल, तो आप अप्लाई टू ऑल पे करोगे तो सारे पेज के बॉटम पे आ जाएगा। तो ये सब किस में गिवन होता है? आपके फुटर पे। तो आपका जो ऑप्शन सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दे रखी दो स्टेटमेंट्स, अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इससे आइडिया ये लग रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं काफी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? डेटाबेस रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। सेकंड क्या है? द पर्पस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर। ओके, दो स्टेटमेंट दे रखी है, डेटाबेस रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। अब सेकंड स्टेटमेंट है, द पर्पस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, आई डोंट थिंक सो काफी बच्चों को आंसर आता होगा, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, और फिर इसका सही आंसर फिर हम पता लगाते हैं थ्रू एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑब्वियसली डेटाबेस रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ लॉजिकली डेटा। अब देखो, आप डेटाबेस जो बनता है, डेटाबेस में क्या होगा, लेट सपोज आपने जो एंट्रीज कर रखी हैं उसमें एक ऑर्डर फॉलो कर रखा है डेटाबेस में, मतलब कि जो डेटा है, आप जनवरी से स्टार्ट होगा, ईयर जो उनका स्टार्ट होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो उनका जो डेटाबेस है वो लॉजिकली फॉलो हो रहा है जनवरी से। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे पर्सन्स डेटा है, तो वहाँ पे जो डेटा है वो अल्फाबेटिक वाइज है, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक ऑर्डर वाइज फॉलो करा जा रहा है। तो एक ऑर्डर बना रखा है कि एक ऑर्डर को, एक पैटर्न को फॉलो करा जा रहा है, और दैट विल अप्लाई टू होल ऑफ डेटा। तो ये लॉजिकली जो है रिलेटेड डेटा होता है, तभी उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। आपने कलेक्ट कर रखा है, मेंटेन कर रखा है एक ऑर्डर में, तो वो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, राइट। अब पर्पस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर। देखो, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपकी, जो बहुत बेसिक लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है उनका यूज़ करा जाता है। उसका एक एग्जांपल x86 है, जो आपके कंप्यूटर पीसी में रन करी जाती है। तो ये बहुत बेसिक लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है, जिसमें आपके बहुत बेसिक कमांड्स होते हैं, उनको, उन पैटर्न्स को रिपीट करा जाता है। तो इस पर्पस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर। अब देखो, इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, वी कैन नॉट से फॉर डेफिनेटली श्योर इज टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर, बट आप जब भी कुछ कोड करते हो तो उसका रिस्पॉन्स मशीन करती है, मशीन उसको समझती है, राइट। ये हम जो भी कोई एक्शंस करते हैं, दीज आर व्हाट बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कि अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान प्रॉब्ली इफ इज प्रेसिंग दिस बटन, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, राइट। अगर आप कोई शॉर्टकट की यूज कर रहे हो, कंट्रोल+C, दैट इज बेसिकली टू कॉपी, राइट। तो आपने कोड कर रखा है, एंड दिस इज हाउ द सिस्टम शुड लॉजिकली अंडरस्टैंड, राइट। तो कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं समझता, कंप्यूटर हिंदी भी नहीं समझता, कंप्यूटर कोई ऐसे लैंग्वेज नहीं समझता, बाइनरी नंबर्स, राइट। तो उसी लॉजिक को फॉलो करता है, उसी सीक्वेंस को वो जानता है। तो इसीलिए पर्पस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर, ये डेफिनेट नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं इस इट हैज डेफिनेटली ब्रॉट इट क्लोज, कि हाँ दोनों क्लोज हो चुके हैं, बट आप ये कहोगे कि इसको एक साथ लेके आना, दैट इज नॉट ट्रू। तो हमारा सही आंसर जो लॉजिकली इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हम
100% नहीं कह सकते कि दोनों को, इंसान और कंप्यूटर को एक साथ लेके आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन? चार ऑप्शंस है, दिस इज प्रीटी इजी क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, एंड आई होप ऑल ऑफ यू गेट दिस वन राइट। इवन बिफोर आई टोल्ड यू द राइट आंसर, आई होप थोड़ा आप देखोगे तो समझ जाओगे ये सही आंसर क्या होगा। यू मस्ट हैव हर्ड, ये कुछ होती है ना हमारी terms which have been popularized in last few years, or you can say decade. तो blockchain है तो वैसे काफी पुरानी technology, but it has been coming into what's in mainstream media because of certain events. अब मैं और आगे नहीं बोलूंगा, else you'll figure it out कि सही आंसर क्या होगा। तो थोड़ा टाइम देता हूँ, सोचो कि सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो मुश्किल नहीं है, ब्रेक डाउन करना आना चाहिए चीज़ों का, तब बता दोगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन? अब देखो क्या है, ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी हैज बीन गेनिंग एन एक्सेप्टेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी। मतलब even if you are not invested in cryptocurrency, and even if the government of India doesn't think of it as an investment, more as a gambling, it's not an investment uh, uh, for government of India, and it's a very gray area, to be honest. It's not black and white. So because it can be manipulated from according to them, and there is no substance in cryptocurrencies. There is no backing, because as per our currencies are basically used to be backed by some other currencies और हम प्रीशियस मेटल। जैसे अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर यूज टू बी बैक्ड बाय गोल्ड। सो इफ $1 was probably equal to let's say 1 kilo of gold at back then, if yes, when we started the system. So you don't have to carry gold around. $1 was basically equivalent to what percentage of gold price it should resemble. तो आपको गोल्ड लेके कैरी करना ही नहीं पड़ेगा, $1 को एक गोल्ड से ही बैक करा जा रहा है, मतलब $1 गोल्ड बराबर है, ऐसे बैक करा जा रहा था। क्रिप्टो करेंसी में देर इज नो बैकिंग, बिकॉज यू डोंट नो कि वाई। हमारा अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस cryptocurrency, तो why is like bitcoin is it the safest asset or instrument around the world? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देर इज नो बैकिंग कि बिटकॉइन को बैक कौन कर रहा है। और जो मूवमेंट होती है बिटकॉइन में, एज यू नो क्रिप्टो करेंसी, दे कैन शूट इट अप बाय 10%, 20% ओवरनाइट, एंड दे कैन कम डाउन एज वेल विद द सेम इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमने ब्लॉकचेन के बारे में जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जितना हमने रिसीव करा, दैट इज बेसिकली कि वो क्रिप्टो करेंसी में यूज करा जाता है। अब इसको क्यों इतना ज़्यादा एम्फोसाइज करा है? ये ब्लॉक करता है डेटा, ये ब्लॉक करता है नेटवर्क, ये इंटरलिंक करता है डेटा को, नहीं सिक्योर करता है डेटा को। सी वेरी few things which are very important and crucial for our society to function. अगर लेट सपोज आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इफ इट कैन बी एक्सेस बाय यू and you only alone, not even the government can access your data, or the third parties can access your data, even if they wanted to they cannot, only you can give them access। तो वो बहुत मेजर तरीका है। आपने देखा हैक्स जो है, हैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन में। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे आप सिक्योर कर लेते हो डेटा को, ऐसे कि इससे क्या होगा, आपका डेटा जो चोरी होने के चांसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, हैक करने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं कंपेयर टू व्हाट अदर सिक्योरिटी सिस्टम वी यूज, ऐसे टू फैक्टर ऑथराइजेशन। आप ओटीपी का यूज करते हो, आप फिंगरप्रिंट ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हो, तो उसमें देर आर मोर चांसेस। बट ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीका है आपका डेटा को सिक्योर करना। और सेम विद बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का कि जैसे ब्लॉकचेन का ना, लोगों को लगता है क्रिप्टो करेंसी में यूज है, नहीं, इसका आप हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में भी आप यूज कर सकते हो। हॉस्पिटल अगर मैं देखूँ, तो अगर मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं विच आर एक्सेसिबल बाय मी अलोन, वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आई ग्रांट देम एक्सेस, तो वो सिक्योर रहेंगे, कोई और मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स के गो थ्रू नहीं करेगा, मेरे को कॉल्स नहीं आएंगे। आजकल अगर आपका कोई टेस्ट होता है, कंडक्ट करा जाता है बाय एनी टाटा 1mg और एनी
रेप्यूटेड लैब, तो यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, ये है वो है। सो आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे, तो वो जो है आपका डेटा लीक हो गया कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टेस्ट इन रीसेंट टाइम। बट वहीं पे अगर मैं ब्लॉकचेन के थ्रू मेरे रिकॉर्ड जो है मेडिकल रिकॉर्ड दे आर केप्ट सेफ, तो मुझे डर नहीं है कि मेरा कोई एक्सेस कर पाएगा मेडिकल रिकॉर्ड। तो पर्पस जो है ब्लॉकचेन का वो सिक्योर करने का है डेटा को, ठीक है। अगर इस पर हम डीपली डाइव करें तो एक पूरा एक टॉपिक बन जाएगा, तो मैं उतना नहीं जाना चाहता। तो इसीलिए अ, आप ये याद रखना कि पर्पस क्या है, सिक्योर करने का डेटा से। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बात करता है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करने की। मरकरी, पीसीबी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम एंड पीवीसी। और लिस्ट 2 में आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इंसुलेशन, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। इन लिस्ट को मैच करनी है। मैं आपको ऑप्शन से गो थ्रू नहीं करा रहा, इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ बिकॉज आपने पढ़ा नहीं होगा। सी आपके जो कैपेसिटी एंड ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें मर्करी यूज होता है, तो जो आपका फर्स्ट का है वो फोर्थ से मैच करेगा, ठीक है। हमारा जो मरकरी है उसका यूज़ किस में होता है, कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स में, तो ये गिवन है। अगर आपके जो कैपेसिटर ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें मरकरी यूज़ होती है। आपने कभी देखे हो कैपेसिटर ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, मिनिस्क्यूल, और उसको कैरी ऑन करने के लिए मरकरी का यूज़ करा जाता है। पीसीबी आपने देखो, पीसीबी बोर्ड हमारे इंसुलेशन जो है उसमें यूज होते हैं। आपके छोटे छोटे से वायरिंग की तरह होते हैं, छोटी छोटी डॉटेड 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 लाइन सी होती है, वो हमारे इंसुलेशन में मैच करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पीवीसी, आपके फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, जो आपने मॉनिटर्स देखे हैं, एलईडी, एलसीडी, तो इन सब में पीवीसी यूज करा जाता है। फिर वही बात करते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ये हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पे, जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं ऐसे सर्किट्स मूव कर रहे होते हैं, राइट, उसमें हमारे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स यूज करे जाते हैं। आपको बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मरकरी याद करना है, वो बहुत बार पूछा जाता है कि कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत बार मरकरी का यूज़ करा जाता है, और हमेशा मतलब आपको करना ही करना है, उसके बिना वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, पीवीसी जो है हमारे फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में यूज़ करा जाता है, वहाँ पे इनको लगाया जाता है, अप्लाई करा जाता है, जिससे आपका डिस्प्ले दिखे, ओके। तो मैं इसका जैसे अब आंसर बताता हूँ। फर्स्ट का हो गया हमारा फोर्थ, सेकंड का हो गया हमारा सेकंड, और थर्ड का हो गया हमारा फर्स्ट, एंड फोर्थ का हमारा हो गया ऑप्शन 3, राइट। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। ओके, राइट। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस में गलती हो गई, बिकॉज ए का फोर्थ ही बनेगा, मतलब ए जो है यहाँ पे एक तो नंबरिंग का थोड़ा इशू आ गया। दिस इज गोना बी ए बी सी एंड डी। तो जो मैंने आपको ऑप्शन जो यहाँ पे आंसर दे रखा है दैट इज द करेक्ट आंसर, तो आप याद कर लेना, ए जो है हमारा फोर्थ है, उसके बाद हमारा बी जो है वो सेकंड है, सी जो है हमारा फर्स्ट है, और डी जो है हमारा थर्ड है, राइट। तो ये हमारा सही आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे तब चलते हैं। विच ऑफ द मेमोरी इज फास्टर देन द अदर मेमोरी, तो यहाँ पे फास्टर देन द अदर मेमोरी बेसिकली क्वेश्चन होगा फास्टेस्ट मेमोरी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन विच यू कैन आंसर, रीजनेबल नॉलेज होगी ना तो ये आप आंसर कर सकते हो, एल्स थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको समझने के लिए कि इसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी किसके बारे में बात करी जा रही है। बिकॉज अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना आपको मिल जाएगी कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो है कौन सी मेमोरी होती है, मतलब रेलेवेंट नहीं एज इन फास्टेस्ट कौन सी होगी, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द मेमोरी इज फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी इज फास्टर देन द अदर मेमोरी, बेसिकली पूछा आपसे ये क्या है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है इन चारों में से, ओके। अब देखो बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है हमारी फास्टेस्ट मेमोरी नहीं हो सकती, रैम से ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है। रैम जो ये यूज़ होती है बैकग्राउंड स्टोरेज, बैकग्राउंड यूजेज, अगर आप मल्टीपल ऐप्स चलाते हो और आप मल्टीपल ऐप्स में स्विच करते हो, आपने देखा हो फ़ोन में भी आप बैकग्राउंड टास्क होते हैं, आपने लेट सपोज 4 ऐप्स यूज़ कर रखी है, ठीक है।
राइट। आप एक ऐप यूज़ कर रहे हो करंटली, वन ऐप, और उसके बाद आपकी 3 बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही है, बैकग्राउंड लिखा हुआ है। अगर ये नम आप क्या करते हो, इस ऐप से छोड़ के सेकंड पे जाते हो, फिर फोर्थ पे चले जाते हो, और आप देखते हो जहाँ पे आप छोड़ के गए थे वहीं पर है, तो आपकी रैम यूज़ हो रही है। अगर मैं यहीं पे 4 ऐप्स की जगह 8 ऐप्स कर दूँ, तो आपकी ऐप्स जो है वो रिफ्रेश होना स्टार्ट होंगी, जहाँ आप छोड़ रहे थे वहाँ पे नहीं आ रही, बिकॉज आपकी रैम वो उतनी फास्ट नहीं, उसको हैंडल नहीं कर पा रही, उसको और ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। मतलब आपने देखा रैम के मॉडल होते हैं, 8 GB रैम, आपका 12 GB रैम मॉडल होता है, 6 GB। तो अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो रैम हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारी रैम फास्टेस्ट मेमोरी में होती है और स्लो होती है। आपने देखो एक ऐप को लोड होने में टाइम लग जाता है। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पे उसका मतलब है, अगर आप बात करो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होती है आपकी इतनी फास्ट नहीं होता। आपने देखा अगर आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है आपके लैपटॉप या पीसी में, आप उसको ऑन करोगे टाइम लगाता है वो लोड करने में, तो उसको आप फास्टेस्ट मेमोरी नहीं बोलोगे। प्राइमरी स्टोरेज जो है आपका, यू नो हम एस एस डीज को कन्वर्ट कर लें, अगर कंसिडर करें, तो आपकी एस एस डी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, उसमें भी आपकी जो मेमोरी स्पीड होती है वो फास्ट होती है, दैट इज फास्ट इनफ, स्टिल बेटर देन द रेस्ट, बट सबसे फास्ट होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, आप जब भी लैपटॉप लोड होता है आप देखते हो कि साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका बैकग्राउंड जो है फटाफट लोड हो जाता है, आपकी कुछ ऐप्स होती है, सर्टेन ऐप्स जो होती हैं जो ऑलरेडी टास्क बार पे एडेड है, कि जब भी आप लैपटॉप ऑन करोगे ये सारी ऐप्स आपको दिखेंगी। तो आपकी एक मेमोरी, कैश मेमोरी, जहाँ पे आपका यूज़र डेटा स्टोर हो रखा है, आप जब भी उसको एक्सेस करोगे सबसे फास्टेस्ट आप इसके पास यूज़ कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। आपने क्रोम खोलोगे, आप क्रोम में कुछ पासवर्ड है, क्रोम में आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं, आपने देखा क्रोम में आपकी वेब पेजेस होते हैं जो क्लोज नहीं होते सही से, आपने देर आर 9 tabs in the memory, and it wasn't closed properly, do you want to access those tabs again, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे, आपकी सारी टैब्स वापस खुल जाएंगी, तो उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। अब होता क्या है कि लेट सपोज आपकी फ़ोन की स्टोरेज जो है वो स्लो हो रही है, मैं आपको एक वैसे जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका आंसर तो कैश मेमोरी है। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐप जो है आपको अपना डेटा रिमूव कर रहे हैं, आप किसी और को फ़ोन दे रहे हो, तो आप क्या करते हो अपने फ़ोन में जाओगे, कैश को आप डिलीट कर दोगे, तो उसमें क्या होता है आपका डेटा सेट, आपके पासवर्ड, ये सब स्टोर कर लेता है ऐप, कि जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम वो ऐप खोलोगे ना, आपको वो सारे रिजल्ट ऑलरेडी मिले। आप प्रिडिक्शन करोगे, आप कुछ चीज़ें लिखोगे, तो आप देखोगे, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके फ़ोन में जो क्रोम ऐप है ना, आप उसको कभी उसका स्टोरेज साइज देखना, वो कितना साइज ले रही है आपके डिवाइस पे, और उसको कंपेयर करना विद ऐप स्टोर पे जो उसकी साइज है, ठीक है। आपका क्रोम का स्टोरेज जीबी क्रॉस कर रहा होगा, 1 GB, 2 GB, इतने आपकी मेमोरीज होंगी। ऐप में जो आप उसको देखोगे वो 300 MB का होगा। तो वॉट ऑल दैट इज प्रेजेंट इज इन डेटा एंड कैश, कि आपके क्रोम को पता है आप कैसे यूज करते हो, तो वो आपका कैश मेमोरी होता है जो फास्टेस्ट लोड होता है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अब मैं इसका तरीका बताता हूँ, देखो हम बात कर रहे हैं पावर, पावर मेथड होता है इसमें, ये हमारा बाइनरी है, ठीक है, ये हमारा डेसिमल है, पावर मेथड यूज कर रहा है। अब मुझे ना पावर बढ़ानी है, 2 से पावर 10 करनी है, ठीक है, बढ़ानी है, तो मैं इसमें ऐड करूँगा। ऐड क्या करूँगा, हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, एक सेकेंड, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और 2 की पावर से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7, ठीक है। अब
जो बाइनरी होता है उसका बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है। यहाँ पे 2 ही था एग्जैक्टली, ये सही से प्रिंट नहीं हुआ। तो बाइनरी का 2 ही बेस होता है, 2 हमारा बेस पावर होता है बाइनरी का। आपको पता है बाइनरी डिजिट्स जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो 0 एंड 1 ही है, और कोई होता ही नहीं। तो हमारे पास जो बेस पावर होता है वो 2 होता है, डेसिमल में हमारा 10 होता है। हमें 2 से 10 की तरफ जाना है, मतलब उसको बढ़ाना है। तो इसमें हम इसमें एडिशन करते हैं। एडिशन कैसे? 2 की पावर्स का राइट से लेके लेफ्ट तक चलते हैं। मैं फिर से समझाऊंगा, पहले एक बार आपको तरीके बता देता हूँ। इसमें जो भी आपकी पावर जो है, जहाँ पे जीरो नहीं आ रहा उसको आप ऐड कर दोगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, राइट। अब 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 6 जो है हमारा कितना हो गया 64, और ये हो गया हमारा 128, राइट। तो 128 एंड 8 जो है हमारा हो गया 136, 136 और 64 हो गया हमारा 200। अब सर बचेंगे सर 200, तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे आपने देखा जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे 2 की पावर 0 भी आ रही है, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 भी ऐड करूंगा, और 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होती है। तो आपका सही आंसर जो इसका डेसिमल में होगा वो 201 की पावर 10 होगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये इसको करने का तरीका है। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा बहुत प्यारे तरीके से, जिससे आपको हमेशा के लिए ये कन्वर्जन मेथड समझ आ जाए, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी को आज हम इतना अच्छे से ब्रेक डाउन कर देंगे। बाकी क्वेश्चंस में मैं थोड़ा कम टाइम ले लूंगा, यहाँ पे थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए चीज़ें। और टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं है। इशू क्या होता है कि बच्चे थोड़ा दिमाग नहीं लगाना चाहते, नहीं तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भागते हैं इससे, डरते हैं इससे कि प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल आ गया नहीं, कवर करना है, मार्क्स लाने हैं, ठीक है। सीधा सीधा नंबर है आपके लिए। आपको ऑप्शन में दे रखा है 1101 001 की पावर 2 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, डेसिमल की पावर होती है 10 बेस पावर, और बाइनरी की होती है 2। मैंने बता दिया 0 1 होता है डेसिमल में। अब डेक्सा देखते हैं, तो डेसिमल हो गया हेक्सा, ऑक्टा, सेप्टा, वो उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मेरे को पावर बढ़ानी है, 2 से पावर 10 तक पहुंचानी है, तो ये हम पावर मेथड बोलते हैं इसको। पावर मेथड क्या है, हम बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब क्या है, इसका सिंपल तरीका है। आप, मैं लिख रहा हूँ इसको, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आप 2 की पावर्स लिखना शुरू कर दोगे। ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, और 2 की पावर 7 हो गया, राइट। अब जहाँ जहाँ पे 1 है सिर्फ मुझे उसको ही कंसिडर करना है, जहाँ जहाँ पे 1 है सिर्फ उसे ही कंसिडर करना है, 0 को कंसिडर नहीं करना। तो अब मेरे को पता है यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 0 को कंसिडर करूंगा, फिर मैं ऐड करूंगा, मुझे पावर बढ़ानी है तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 तो मैं इनको कंसिडर नहीं करूंगा, यहाँ पे 1 है तो मैं 2 की पावर 3 को कंसिडर करूंगा। 0 0 है, कंसिडर नहीं करूंगा। यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 6 को कंसिडर करूंगा। यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 7 को कंसिडर करूंगा। आप इसको याद कर लेना, इनकी पावर की वैल्यूज क्या होती है। 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128, इसकी होती है 6 की 64, 5 की होती है 32, 4 की होती है 16, 2 का क्यूब होता है 8, 2 की पावर 0 1 होता है, तो आपका आंसर आएगा 201 डेसिमल में, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर। इसको आप पॉज करके आगे पीछे करके देखोगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ट्रू अबाउट SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। SSD के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। SSD has faster speed to locate, retrieve or write data as compared to hard disk drives (HDD). बिल्कुल सही है। SSD is lighter as it does not have any moving part. SSDs have a limited number of writers, hence they are cheaper compared to hard disk drive. हमारे अगर आप देखोगे कहीं भी जाके, आपने कभी भी चेक करा होगा, देखो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो स्लो होती है पर वो सस्ती होती है, राइट। दीज आर चीपर, दीज आर एक्सपेंसिव। तो हम देखें स्टेटमेंट थर्ड तो गलत ही हो गया। SSD इज लाइटर, डेफिनेटली इज लाइटर। आप देखोगे हार्ड डिस्क ड्राइव काफ़ी हैवी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और कोई डिटेलिंग का
स्कोप नहीं था, इसीलिए मैंने फटाफट करा दिया। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्विटर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है ट्विटर के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ट्विटर जो अब उसको एक्स बुलाते हैं बिकॉज इट वॉज क्वाइट पराग अग्रवाल, इलॉन मस्क, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता, तो उसी से बेस्ड आपको ट्विटर पे बेस्ड क्वेश्चन ही दे दिया इन्होंने। आपका जो टाइम स्क्रॉल करने में निकलता है ना सोशल मीडिया पे, आज फाइनली उसका यूज़ आ गया, क्वेश्चन में आ गया आपका पेपर में, और उसको आप सही से सॉल्व कर लोगे। पीपल हु फॉलो यू आर कॉल्ड योर फॉलोअर्स। द ट्विटर यूज फॉलोड बाय यू पीपल आर द पीपल और बिजनेस हु अपडेट यू सब्सक्राइब टू। There is no limit to the number of accounts you can follow. A request can be sent on Twitter for other people to follow you on Twitter. ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ट्विटर के बारे में, तो हम चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक जो है आपका सही आंसर है। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसको, आप सही करना बिल्कुल भी। देर इज नो स्कोप ऑफ गेटिंग दिस रॉन्ग। पीपल हु फॉलो यू आर कॉल्ड योर फॉलोअर्स। Twitter users followed by you are the people or businesses whose update you subscribe to. There is no limit to the number of accounts you can follow. A request can be sent on Twitter for other people to follow you on Twitter. देखो, सब सिंपल है, तो आपको आता ही होगा। पीपल हु फॉलो यू आर कॉल्ड योर फॉलोअर्स। ट्विटर यूजर आर फॉलोड, जो भी आपको अपडेट चाहिए आप उन्हीं को फॉलो करोगे। देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट फॉलो, ये भी डेफिनेट ट्रू है। रिक्वेस्ट कैन बी सेंट ऑन ट्विटर फॉर अदर पीपल टू फॉलो ऑन ट्विटर, ये नहीं है सही। आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते कि आप दूसरे लोगों को बोलो कि आपको फॉलो करे ट्विटर पे। इफ दे वांट टू दे कैन, ठीक है, ये रिक्वेस्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके, राइट। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which of the following is binary equivalent of 25? राइट, 25 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया है कि क्या होगा क्वेश्चन जो है। अब हमने कन्वर्जन जब सीखा बाइनरी टू डेसिमल, थोड़ी देर पहले सीखा था, ठीक है, हम पावर 2 से पावर 10 की तरफ जा रहे थे, हमने ऐड कर रहे थे। अब दूसरा कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन उल्टा हो गया। कन्वर्जन क्वेश्चन अब उल्टा हो गया। अब आपको डेसिमल दे रखा है और आपको बाइनरी जाना है। ठीक है, उल्टा कर दिया, पावर को कम करना है। कम करना है तो आपको LCM मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रख लेना, पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर आपको कम करना है तो आपको LCM मेथड यूज करना पड़ेगा, रिमाइंडर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, राइट। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज आई नो बहुत ही कम बच्चों को ये आता होगा, इसीलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ पहले। इसमें मैं टाइम नहीं दे रहा, अगर आपको आता है आप साथ साथ प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप मैं सिखा देता हूँ। इसका क्या है, 25 का इसको डिवाइड करते हैं 2 से, बिकॉज हमें 2 का चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो ये 12 होगा, और 1 जो है हमारा रिमाइंडर आएगा, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ। 2 है, फिर उसके बाद 6 हो गया, 0 हो गया, 2 है, फिर है उसके बाद हमारा 3, 0 रिमाइंडर, उसके बाद 2 है हमारा सॉरी 12 हो गया, 2, फिर उसके बाद 2 के टेबल पे 2 हो गया, राइट। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, और हमारा 1 जो है रिमाइंडर रह गया, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट है 1 एंड 0, लास्ट जो है। मैं इसके बाद इसको फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकता, तो एक और जो है हमारा 1 स्टैंडिंग रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो हमारा 1 आ जाएगा, कि अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता 2 से, राइट। तो 1 जो है मेरा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कन्वर्जन, उसको सिखाता हूँ। देखो, 25 है, रिमाइंडर थ्योरम LCM निकालते हैं सबसे पहले। 25 को डिवाइड करा 2 से तो आया 12, और हमारा रिमाइंडर बचा 1। 12 को डिवाइड करा तो 6 आया, तो रिमाइंडर बचा 0। 6 को डिवाइड करा तो 3 आया, तो 0। 3 को डिवाइड करा, मतलब जो भी नियरेस्ट है, हमने करा 1 से, तो उसके बाद आया 1 हमारा रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद मैं इस 1 को और कुछ नहीं कर सकता,
तो मैंने इसे 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया और 1 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। जब मेरा 1 0 यहाँ पे अगर आ जाता है तो मुझे इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। नीचे से ऊपर शुरू करना है, ऊपर से नीचे नहीं। इसको आप याद कर लेना। देखो कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा आपका 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही आंसर होगा। कन्वर्जन में हमेशा याद रखना, आप बड़ी पावर से छोटी पावर जा रहे हो और आपको एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा, और आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। नीचे से ऊपर, ऐसे एरो ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो शुरू करना पड़ेगा 1 1 0 0 1, और ये एंड कहाँ पे होगा, जब मेरा 0 आ जाएगा फाइनल। तो मेरे को लगता है इसके आगे आप फर्दर डिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, राइट। सो जैसे मैंने बोला था आपके लिए टूवर्ड्स द एंड देयर इज अ सरप्राइज, तभी मैंने बोला था वीडियो टिल द एंड देखना। अगर बहुत बच्चों को होता है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, पढ़ना कहाँ से वो नहीं पता, तो आपको पढ़ना है कहाँ से, यहाँ से। आपको एक फ्री में ई बुक मिल रही है, क्लेम कर सकते हो आप फ्री में ई बुक। कैसे? यहाँ पे इस नंबर पे 9873907600 पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है और आपको ई बुक मिल जाएगी फॉर फ्री। इसमें क्या है, आपको जितनी आईसीटी की नॉलेज है सब मिल जाएगा, और जितना रेलेवेंट है बस उतना ही पढ़ाया जाएगा फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। तो डेफिनेटली डोंट वेस्ट योर टाइम and share with your friends as well to grab this opportunity as soon as possible, ठीक है। And thank you all for watching this video till the end. If you want to connect us through our website, the website address is given below. You can reach us out through mail as well, and definitely on WhatsApp for anything. I have already told you about the ebook part. Facebook पे भी we are also available. Instagram पे we have our page, so do follow us here. And LinkedIn, definitely we are also there as well. So all of the links are given here. And one more important thing, if you don't know, we have a Talent Blazer app on the Play Store, Google Play Store, and the link for the same will be mentioned in the description below. We are so happy that you all have rated us so highly, right? And we are so grateful for that. And one more thing, that you have watched the video till the end, so do leave a like, share and subscribe button. Hit the subscribe button as well. For all those who have attempted 16 to 20 questions right, what you need to do is attempt more mock test. And if you are averaging around 12 to 16 somewhere, then what you need to do is basically revise. Anything below 12 is where you need to study hard. And study कहाँ से करनी है, जहाँ से मैंने आपको अभी लिंक दी। आप ई बुक डाउनलोड करो, ड्रॉप करो मैसेज 9873907600 पे, ठीक है। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ई बुक मिलेगी, और उसको डाउनलोड करो और डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करो। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।